Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I will be beginning with Indian Polity for the UPSC CSE and other competitive examinations. So in this video, I will first cover historical background of the Indian Constitution, which is considered to be the first chapter in the series. So I will be giving you a lot of memory aids and learning connections in order to help you learn the information easily. So first of all, we'll look at the evolution of the Indian Constitution. Basically, जो Indian Constitution है, it evolves in two phases. ठीक है. First of all, हम लोग company rule को consider करते हैं, and secondly, we have the crown rule. ठीक है. So first है company rule, which was from 1773 to 1858. Secondly, we have the crown rule, which was from 1858 to 1947. ठीक है. हमें पता है आफ्टर द 1857 रिवोल्ट द कंपनी वॉज अबॉलिश्ड फ्रॉम इंडिया, इट वॉज डिसबैंडेड. ठीक है. एंड द क्राउन डायरेक्टली स्टार्टेड रूलिंग इन द कंट्री. ठीक है. सो दैट इज बाय कंपनी रूल और क्राउन रूल में डिवाइडेड है ये. ठीक है. सो आई डू नॉट थिंक दैट यू विल रिक्वायर एनी लर्निंग एड हियर, बिकॉज ये आपको पता ही होगा. 1857 में वंस द रिवोल्ट हैड टेकन प्लेस, 1858 में द East India Company was abolished. It was disbanded in the country. ठीक है. And British took direct control over the country. तो वही दिया है इसमें established in company rule, it established the governance framework under the East India Company, whereas under the Crown rule it marked the direct British control, leading to major administrative changes. Next we look at the जनरल टाइमलाइन ऑफ दैट ड्यूरेशन. ठीक है. तो थोड़ा सा आपको ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा. वंस वी गेट द ओवरऑल आइडिया, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंडिविजुअल एक्ट्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो के अराउंड 1600 द ब्रिटिशर्स हैड कम इन इंडिया, है ना. ईस्ट इंडिया कंपनी हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स. ठीक है. उसके बाद में आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पता होगा. ठीक है. उसके बाद में अराउंड 1765 में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम टू. ठीक है. ही वॉज द मुगल रूलर देन. उन्होंने दीवानी राइट्स दे दिए थे. दूसरे कौन से राइट्स होते थे? निज़ामत राइट्स. ठीक है. तो निज़ामत राइट्स वर एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स, वेयर एज द दीवानी राइट्स रेफर टू द रेवेन्यू राइट्स ओवर द रेवेन्यू ऑफ द रीजन. ठीक है. तो वो ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे. नेक्स्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ठीक है. उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड, है ना. वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज मेड द गवर्नर जनरल. उसके बाद में वी हैड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, which was basically some amendments to the regulating act. ठीक है. उसके बाद में we had the Pitt's India Act of 1784. ठीक है. So this is also important. Then we had certain charter acts. तो charter acts कब हुए थे? 1813 में, फिर 1833 और 1853 में. ठीक है. नेक्स्ट था वही 1857 रिवोल्ट हुआ. उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 केम इनटू बीइंग, है ना. and this was considered to be the beginning of the crown rule. ठीक है. then है 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ गया था. आफ्टर दैट इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स काफ़ी सारे आए थे, है ना. फिर 1892 में ऑल्सो एन इंडियन काउंसिल्स एक्ट हैड कम, इम्पॉर्टेंट वन. फिर 1909 में हुआ था इंडियन काउंसिल्स एक्ट. तो ये मॉर्लो मिंटो रिफॉर्म्स के टाइम पे, है ना. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, है ना. उसके वही. और फिर नेक्स्ट है वही मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के टाइम पे. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड लास्ट वन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, विच वाज कंसिडर्ड टू बी द एंड ऑफ क्राउन रूल. ठीक है. नाउ वी लुक एट दीज एक्ट्स इंडिविजुअली. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी रूल्स के एक्ट्स देख लेते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन इन इंडिया. ठीक है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या किया था, दे made the Bombay and the Madras presidencies subordinate to Bengal presidency. Therefore, the governor of Bengal was now being called as the Governor General of Bengal. ठीक है, and Warren Hastings was considered to be the first Governor General of India, sorry Bengal. ठीक है, तो इनको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग मतलब हेस्ट, इन अ हेस्ट, इन अ हेस्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज डन वेरी क्विकली। तो इनको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग, he was in a haste to become the governor general, that is why he was the first governor general of Bengal। ठीक है, तो बहुत जल्दी में थे वो, इसलिए वो पहले ही बन गए। तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं, इन अ हेस्ट टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट इज वाई ही वॉज द फर्स्ट वन। ठीक है, ऐसे मेमोरी कनेक्शन बन गया। नेक्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन, वही regulating act of 1773 marked the beginning of British control over East India Company's affairs in India. Next is central administration, it laid the foundation for centralized governance in India। ठीक है, तो इस एक्ट से लेके centralization had begun। ठीक है, then है company's role, it officially recognized the company's political and administrative authority। ठीक है, सो दिस वॉज ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बैक इन इंग्लैंड। ठीक है, उन्होंने रिकग्नाइज करा कि अच्छा कंपनी के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास में पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी है इन इंडियन टेरिटरी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल्स अपॉइंटमेंट, इट अपॉइंटेड लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विद अ 4-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि उनके पास में 4-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और ओनली एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा कि देयर वाज नो लेजिस्लेचर येट। ठीक है, तो पूरा एक थोड़ा सा डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब बस एक एग्जीक्यूटिव है, वो अपने मन से काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? 4 member है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स में जो एच है वो ऐसे 4 जैसा दिख रहा है ना, इसको ऐसे करके लर्न कर सकते हो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का एच लुक्स लाइक अ 4, सो 4-member एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड वाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे बना था? कैलकाटा में बना था सबसे पहले इन 1774। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी कहीं पे भी दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट फॉर ब्रिटिश रेगुलेशन। ठीक है, तो कहीं पे भी वो अगर कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं रूल, है ना, तो उसके लिए फर्स्ट एक्ट दिया है उन्होंने। ठीक है, फर्स्ट एक्ट जो दिया है उसमें सबसे पहले तो क्या आ जाना चाहिए? जस्टिस की बात में की बात आ जानी चाहिए, है ना। जस्टिस की जहाँ पे भी बात आएगी तो यू कैन थिंक ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का आप इजीली वैसे ही लिंक कर सकते हो कि कैलकाटा में, आप सबको ही पता होगा कि कैलकाटा वाज द प्लेस वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्लियर यूज्ड टू बी। ठीक है, तो वहीं पे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने भी अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया था। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जब फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन आई उसी में जस्टिस की बात करने लग गए वो लोग, और उसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश ओवरसाइट। सो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था उन्होंने, हु वर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द रेवेन्यू, सिविल एज वेल एज मिलिट्री मैटर्स। ठीक है, तो इनका क्या काम था कि जो मेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंग्लैंड में, उनको दे विल बी रिपोर्टिंग रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या रेवेन्यू मिल रहा है, और सिविल मैटर्स क्या हैं और मिलिट्री मैटर्स क्या हैं उसके ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट भी ये प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेशन का ही पता ही है आपको। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वर मेड सबॉर्डिनेट टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, सो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया था। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट बैंड प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब्स अमंगस्ट कंपनी सर्वेंट्स। ठीक है, तो वही अगेन इसको ऐसे लर्न करेंगे कि फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशन है। फर्स्ट रेगुलेशन है मतलब रेगुलेशन मतलब कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो करप्शन हो रही है उस पर दे विल ट्राई टू कंट्रोल, है ना। तो ब्राइब्स को कैंसिल कर दिया एक तो उन्होंने, है ना। सेकेंडली उन्होंने क्या कैंसिल कर दिया, एनी टाइप ऑफ प्राइवेट ट्रेड, मतलब दे वांटेड टू इंश्योर देयर ओन मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे अपनी, ताकि दे गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये हम लोग वैसे लर्न हो जाएगा कि फर्स्ट रेगुलेशन है, दैट इज़ वाई दे वांटेड टू इंश्योर मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द पीपल। ठीक है, तो प्राइवेट ट्रेड भी कैंसिल कर दिया उन्होंने कि हम ही करेंगे। और फिर करप्शन अमंगस्ट कंपनी सर्वेंट्स वाज आल्सो क्लैम्प्ड डाउन अपॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट वील मूव टू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। So this was basically an amendment which was made to the Regulating Act of 1773। ठीक है, तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। सेटलमेंट मतलब समझौता करना, है ना। अ, मतलब क्या है, देयर वाज सम डिसनेंस, मतलब कुछ दे वर नॉट हैप्पी विद द 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दैट इज वाई एन अमेंडिंग एक्ट वाज ब्रॉट इन, है ना। और अमेंड करा था, दैट इज वाई कुछ थोड़ा समझौता किया था कि दे वर नॉट हैप्पी, सो दैट इज वाई एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं इसको। तो क्या हुआ था इसमें, गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पता ही है पहले से, 1773 से अभी तक वॉरेन हेस्टिंग्स वाज कंटिन्यूइंग। ठीक है, इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट भी बनाई थी, एज यू माइट हैव अभी बताया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट रेगुलेशन एक्ट, है ना। उसमें क्या किया, अमेंडिंग एक्ट में, द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट्स jurisdiction फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। ठीक है, तो जैसे देखो, ऑफिशियल एक्ट्स के लिए दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स jurisdiction। जैसे दिस क्या यू कैन कनेक्ट विद नाउ, जो अभी का जो प्रेसिडेंट होता है, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम देयर ऑफिशियल एक्ट्स, exempt from judicial scrutiny over their official acts। ठीक है, इससे आप कनेक्ट करके इसको लर्न कर सकते हैं कि जो गवर्नर जनरल था उस टाइम का, उनको भी लगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया है, बट अननेसेसरीली इट विल ट्राई टू, मेरे जो भी मैं काम करूँगा उस पर फालतू का जुडिशियल स्क्रूटनी होगा। दैट इज़ वाई दिस अमेंडिंग एक्ट वॉज ब्रॉट इन, वेयर इन हिज ऑफिशियल एक्ट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स jurisdiction। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू मैटर्स। तो रेवेन्यू मैटर्स में क्या करा इन्होंने, दे एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू इश्यूज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट्स jurisdiction। ठीक है, तो अगेन रेवेन्यू जो भी आ रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट विल नॉट बी एबल टू जो 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 एडजुडिकेट। ठीक है, फिर है पर्सनल लॉ। कोर्ट्स वर अलाउड टू अप्लाई हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ फॉर रिस्पेक्टिव डिफेंडेंट्स। ठीक है, तो ये अभी भी होता है। पर्सनल लॉज अलग रहते हैं हमारे, है ना, और सिविल लॉज, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज आर डिफरेंट। ठीक है, तो तभी से 1781 से स्टार्ट कर दिया कि हिंदू और मोहम्मदन लॉ विल बी अलाउड। जो पर्सनल लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, एंड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डिफेंडेंट्स। ठीक है, देन है अपील्स। प्रोविंशियल कोर्ट अपील्स डायरेक्टेड टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट्स में जो भी अपील्स होते थे, दे वर डायरेक्टेड टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है,
नेक्स्ट है रेगुलेशंस. गवर्नर जनरल एंड काउंसिल was empowered to frame regulations for provincial courts and councils. ठीक है, तो जैसे कि अभी क्या होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं ना, बेसिकली हाई कोर्ट्स विल बी drafting the regulations for district courts and the lower courts. ठीक है, अब और इसमें क्या हो रहा था, पहले गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो था, दे वर एम्पावर्ड टू फ्रेम द रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स. ठीक है, तो ये आप लिंक करके लर्न कर सकते हैं कि अभी अभी तो हाई कोर्ट वगैरह करते हैं, वेयर एज अर्लियर इट वाज द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल व्हिच वाज डूइंग द सेम. ठीक है, सो ये हो गया हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. ठीक है, तो 1773 के बाद में नेक्स्ट एक्ट यही आता है. 1781 वाला वाज जस्ट एन अमेंडमेंट. ठीक है, तो इवन ड्यूरिंग पिट्स इंडिया एक्ट गवर्नर जनरल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स ओनली. ठीक है, तो वो तब से अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे. इसमें प्राइमरीली क्या किया गया, अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फंक्शंस वाज ब्रॉट अबाउट. ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दो फंक्शंस थे प्राइमरीली. एक तो पॉलिटिकल फंक्शंस थे और एक कमर्शियल फंक्शंस थे. ठीक है, इन दोनों को दे वर सेपरेटेड. पहले एकदम साथ में काम हो रहा था, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्योस वगैरह हो ही जाता है ना. सो सेपरेशन ऑफ फंक्शंस वाज डन हियर. तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे, इसको पिट्स इंडिया एक्ट से लिंक करना है कि हमें प्राइमरीली इसमें क्या किया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को सेपरेट किया. तो पिट जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब यही होता है, टू पिट अगेंस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ से सेपरेट करना. ठीक है, तो इसको ऐसे मेमोरी कनेक्शंस करके आप लर्न कर सकते हैं कि पिट कर दिया, कमर्शियल फंक्शंस को पॉलिटिकल फंक्शंस के सामने पिट कर दिया, अलग अलग कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड हियर. सो इट एस्टैब्लिश्ड अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, तो करा क्या, सबसे पहले तो पिट कर दिया दोनों को, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को, है ना. और इसी में जो पॉलिटिकल फंक्शंस है दोज विल बी ओवरसीन बाय हुम, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC. एंड जो कमर्शियल फंक्शंस हैं उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, दिस विल बी वेरी सिंपल. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का C और कमर्शियल का C उससे हो जाएगा, और फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और पॉलिटिकल अफेयर्स वैसे ही हो जाएगा. ठीक है, तो CC मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देख रहा था, कमर्शियल फंक्शंस, वेयर एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बचा हुआ पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, ब्रिटिश पोजेशंस first referred to companies' territories as British possessions in India, thus granting the British government supreme control. ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कौन से एक्ट में फर्स्ट टाइम बोला गया था. ठीक है, सो द आंसर फॉर दैट विल बी पिट्स इंडिया एक्ट. सो हाउ विल वी लर्न दिस, इसमें अगेन इसको पिट से आप लिंक कर लो, है ना. तो इसमें जो पहले डिस्टिंक्शन था, डिस्टिंक्शन बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनीज रेन या टेरिटरी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट्स टेरिटरी वाज एंडेड. मतलब उन्होंने अपना ही मान लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है, मतलब अपना ही है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ही है. ठीक है,
तो वही पिट जो किया था वो एंड हो गया इसमें। सो वैसे ही लिंक करके लर्न करने के लिए आई हैव गिवन दिस मेमोरी कनेक्शन। ठीक है, तो जो डिस्टिंक्शन स्थापित किया हुआ था एक कि ये वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, वो सब एंड करके दे कंसिडर्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज टेरिटरी टू बी ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द एक्ट ऑफ 1786। सो in 1786 गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, and Lord Cornwallis was appointed as the Governor General of Bengal and the Commander in Chief also. This is very important. And Cornwallis was granted power to override council decisions in special cases. So इसमें primarily करा क्या था Act of 1786 में 1786 में the post of Commander in Chief was made. जैसे you can link this with अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किससे लिंक कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं अभी के, शी इज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, है ना। सिमिलरली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैक देन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसका कमांडर इन चीफ बना दिया था उनको। ठीक है, और मोर ओवर उनके पावर्स बढ़ा दिए थे, सो ही कुड ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ठीक है, सो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? जो कमांडर इन चीफ का जो सी है, सी लुक्स लाइक, उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे तो 6 बन जाएगा, है ना। सिमिलरली सी से ही 8 भी बना सकते हैं हम लोग, 2C को बना के, है ना। तो 1786 वैसे लर्न हो जाएगा हमको कि सी मतलब कमांडर इन चीफ का सी। उससे एक तो 6 बन जाएगा और 8 भी बन जाएगा, तो 1786 वैसे लर्न हो जाएगा, है ना। और वही लर्न कर लो कि 1786 में कमांडर इन चीफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज मेड द कमांडर इन चीफ, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस एक्ट। ठीक है, और काउंसिल डिसीजंस भी ही कुड ओवरराइड। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या हुआ? इसमें द गवर्नर जनरल वॉज जॉन शोर। अच्छा, इसमें ये भी लर्न करना है हमको, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसमें पूरे में सी चल रहा है 1786 वाले एक्ट में। एक तो सी से हमने 86 लर्न कर लिया, सिमिलरली इससे हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस भी लर्न कर सकते हैं, और सिमिलरली काउंसिल डिसीजंस वर ओवररिडन। ठीक है, और आप ये कैसे इमेजिन भी कर सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस बैठे हैं, ही इज़ द कमांडर, ऐसे कमांडर ने क्राउन पहना हुआ है, कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, और वो बैठ के ही इज ईटिंग स्वीट कॉर्न, जो अमेरिकन स्वीट कॉर्न मिलता है ना, ऐसे डब्बे में लेके खा रहे हैं, ऐसे यू कैन इमेजिन दिस टू लर्न दिस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। द गवर्नर जनरल देन वॉज जॉन शोर। इसमें क्या हुआ था बेसिकली, extended the powers. Overriding powers were granted to Lord Cornwallis, and they were extended to future governor generals and governors of presidencies. ठीक है, तो ओवरराइडिंग पावर्स मिल गए थे उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को, एंड दे वर एक्सटेंडेड टू फ्यूचर गवर्नर जनरल्स ऑल्सो। तो ये पहले भी मिला था ओवरराइडिंग पावर्स, बट यहाँ पे भी। नेक्स्ट है, ये तो जेनरिक सा पॉइंट है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, next है increased authority, it enhanced governor general's control. Again this is a very generic point, not important, बस control बढ़ा दिया गया था।
Trade monopoly. This is very important. So the trade monopoly of the East India Company was extended for an additional 20 years. This is very important point. Next है council membership. It specified that the commander in chief would not be a council member unless appointed. मतलब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल है, इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट है financial provisions. Mandated payment for board of control members and staff for from Indian revenues. Again, this is also very important. तो इस एक्ट में क्या बोला गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स होंगे और ओवरऑल स्टाफ होगा, दे विल बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज. ठीक है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इंडियन रेवेन्यूज वर बीइंग यूज्ड टू पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसी चीज़ स्टार्ट हुई थी 1793 में. ठीक है. देन क्या है, फाइनेंशियल प्रोविजंस क्या है, मैंडेटेड पेमेंट फॉर, वही सेम चीज़ फिर से लिख दी गई है. ठीक है. सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज टू पॉइंट्स फ्रॉम दिस इंटायर एक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. और थर्डली आपको गवर्नर जनरल का नाम भी पता होना चाहिए. इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे. सबसे पहले तो वी नीड टू लर्न अबाउट द ट्रेड मोनोपोली, है ना. तो कंपनी का मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड फॉर एडिशनल 20 ईयर्स. ठीक है. तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे. 20 ईयर्स, 1793 में मोनोपोली वॉज एक्सटेंडेड. और नेक्स्ट क्या चीज़ लर्न करनी है हमको, मैंडेटेड पेमेंट, वही इंडियन रेवेन्यूज वाला, है ना. तो इसको लर्न करने के लिए एक वो बना सकते हैं हम लोग 1793 में, है ना. तो 93, तो आपने वो सेइंग सुना होगा ना कि 3 अनलकी मानते हैं काफ़ी लोग, 3 इज़ अनलकी. ठीक है. तो अनलकी है देयरफॉर जो हमारे इंडियन रेवेन्यूज थे उन पे भी दे स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल. मतलब वो अपना जो सैलरी था वो भी हमारे इंडियन रेवेन्यूज से देने लग गए. नहीं तो आइडियली क्या होना चाहिए था, जो इंडियन रेवेन्यूज थे दे शुड हैव बीन यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन, मतलब इंडियन रीजन जो भी उनके अंडर था रीजन, उसका डेवलपमेंट में यूज़ करना चाहिए था आइडियली, है ना. हैड दे बीन अ डिसेंट रूलर, मतलब गवर्नमेंट होती अगर अच्छी सी, सो दे वुड हैव यूज्ड इंडियन रेवेन्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन एरिया. रादर दे वर यूजिंग इंडियन रेवेन्यू फॉर पेइंग द ब्रिटिश ऑफिशियल्स. ठीक है. सो 3 मतलब अनलकी लोग स्टार्ट हो, 3 अनलकी चीज़ें होना शुरू हो गई 1793 से. और इसको वही 3 और 9 को भी हम लोग 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है. तो काफ़ी अनलकी था हमारे लिए ये वाला एक्ट, है ना. इसमें उन्होंने हमारा रेवेन्यू जो है दे स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर पेइंग देयर ओन स्टाफ. ठीक है. सिमिलरली ट्रेड मोनोपोली भी इस इधर वॉज एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर्स. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, 1793 में 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करा, तो कब तक हो गया था, 1823 तक. नहीं नहीं, 13 तक. हाँ, 20 ईयर्स 1813 तक हो गया. तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, है ना. उसके बाद में जो जो चार्टर एक्ट आया था उन्होंने दे हैड फर्दर एक्सटेंडेड इट फॉर 20 ईयर्स. ठीक है. तो ये ऐसे ही लर्न हो जाएगा आपको. If you remember about the Charter Acts of 1813 and 1833, then you will be able to remember this कि 20 years के लिए monopoly was extended. तो हुआ क्या था, इन्होंने कब तक extend करी, up till 1813. और फिर 1813 ने कब तक extend कर दी, up till 1833.
आफ्टर 1833 द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेडिंग वॉज एंडेड। ठीक है, सो ये तो ऐसे लर्न हो जाएगा। और ये 1793 मैंने आपको अनलकी नंबर से लर्न कराया है। ठीक है, नेक्स्ट फील हाँ, जॉन शोर। शोर के लिए ये भी लर्न करना पड़ेगा हम लोगों को। सो जॉन शोर को लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जो शोर होता है वो इस 1793 से इसको लिंक करके लर्न करेंगे। 93 हमने अनलकी माना हुआ है ना, क्योंकि 3 और 3 का मल्टीपल है, सो वेरी अनलकी। इसको लर्न करने के लिए शोर, शोर मतलब सी शोर। सो जो लोग सी शोर पे जाते हैं, बीचेस पे, जो उनमें से बहुत अनलकी लोग होते हैं, दे गेट स्वेप्ट अवे बाय द वेव्स। ठीक है, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं हम लोग कि कोई बीच पे घूमने गया एंड दे गॉट स्वेप्ट अवे बाय द वेव्स। ठीक है, तो वो अनलकी 93 से लर्न कर सकते हैं हम लोग, जॉन शोर। ठीक है, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड मिंटो वन। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स वाले उनसे नहीं, वी डू नॉट कंफ्यूज हिम विद दैट, दिस वाज सम अदर पर्सन। ठीक है, सो इनका नाम था मिंटो वन, लॉर्ड मिंटो वन वॉज द गवर्नर जनरल हियर, है ना। इसमें क्या हुआ था, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, thus allowing all British merchants to trade in India except for trade with China and trade in tea. So this is very important। देखो क्या हुआ था 1773 में, जब फर्स्ट रेगुलेशन था, वो मैंने आपको लर्न कराया था कि सिंस इट इज़ द फर्स्ट रेगुलेशन दैट इज़ वाई दे आर सीकिंग टू कंट्रोल द इंटायर ट्रेड। ठीक है, तो फर्स्ट रेगुलेशन में प्राइवेट ट्रेड बैन कर दिया था, है ना, और ब्राइबिंग और ये सब भी बैन कर दिया था। वेराज 1813 में जाके, सिंस ये इसके 20 ईयर्स ख़त्म हो गए, है ना, ये जो मोनोपोली एक्सटेंड करी थी उसके 20 ईयर्स ख़त्म हो गए 1793 में, है ना। 1793 के बाद 20 ईयर्स विल बी 1813। 1813 में आइडियली द मोनोपोली हैड एंडेड, हाउएवर दे एक्सटेंडेड इट बाय 20 ईयर्स, बट फिर भी जो मोनोपोली थी बाकी सारे फील्ड्स में ख़त्म कर दी, बट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन इंडिया में, सॉरी ट्रेड इन टी में द मोनोपोली वॉज केप्ट। ठीक है, तो जो ट्रेड मोनोपोली थी इट हैड एंडेड, और ब्रिटिश मर्चेंट्स, जो प्राइवेट मर्चेंट्स थे, उनको ट्रेड करना अलाउ कर दिया। जो 1773 में मना किया था उसको दे ओवरटर्न्ड दैट, और उनको ट्रेड करना अलाउ कर दिया गया। एंड जो 1793 का 20 ईयर्स हुआ 1813 में, देयरफॉर मोनोपोली एंड कर दी एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड टी। ठीक है, चाय और चाइना करके आप लर्न कर सकते हैं इसको। चाइना मतलब चीन। ठीक है, इन दोनों में मोनोपोली वॉज कंटिन्यूड। नेक्स्ट है, इट असर्टेड ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी ओवर कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या करा गया, जो ब्रिटिश क्राउन था उसका सोवरेनिटी वॉज इशूड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू देम ईस्ट इंडिया कंपनी के भी ऊपर क्या रहेगा, द ब्रिटिश क्राउन विल बी देयर। ठीक है, तो ये उन्होंने असर्ट करा। और इससे पहले ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया किस में बोला गया था, अपने कंट्री के जो टेरिटरी था, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, उसको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला गया था पिट्स इंडिया एक्ट में 1784। मतलब वो पिटिंग एंड कर दी, मतलब डिस्टिंक्शन एंड कर दिया और उसको ब्रिटिश पोजेशन बोलना स्टार्ट कर दिया था। वेराज 1813 में ब्रिटिश सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन वॉज रिकग्नाइज्ड। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1813 1813 किससे बना है, वही सोवरेनिटी से करना है ना। तो ठीक है,
एक तो जो 1813 का 18 है, दैट लुक्स लाइक एस, है ना। और जो 3 है वो 2 सीज से बना हुआ है। सोवरेनिटी ऑफ क्राउन, तो 8 से आप सोवरेनिटी को कर लीजिए लिंक, और जो 3 है उससे क्राउन, उसको लिंक कर लो। ठीक है, तो 1813 सोवरेनिटी ऑफ द क्राउन। ठीक है, इफ़ यू रिमेम्बर, इफ़ यू ट्राई टू रिवाइज, मतलब 3-4 बार इफ़ यू रिवाइज दीज memory linkages ना, then you will be able to remember this in the examination properly। नहीं तो बताऊँ क्या होगा, वहाँ जाके आप कंफ्यूज हो जाओगे। इफ़ यू जस्ट रीड दिस अ कपल ऑफ टाइम्स और इसको वैसे ही फिर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, देन यू गेट कंफ्यूज वहाँ पे जाके कि 1813 था कि 1790, कौन सा वाला था, 1793 वाला था, वेयर इन ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरा पढ़ के ही हो रहा है, बट ऐसे थोड़े दिन बाद, सिंस द सिलेबस इज क्वाइट ह्यूज, देयरफॉर बाद में यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज। दैट इज वाई सर्टेन मेमोरी कनेक्शंस और लर्निंग एड्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू रिमेंबर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी ऐसे स्टूपिड लग रहा होगा कि क्या ऐसे नंबर्स को कुछ भी कर रहे हैं, बट I'm speaking from experience that until unless this is done, at least for me, until unless this is done, I tend to get confused in the examination। ठीक है, so this video is for people who are a bit like me। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, it empowered local governments to impose taxes and punish defaulters। so this is very generic point, तो ये इतना important नहीं है, इसमें ये 2 points important थे, है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ब्रिटिश क्राउन का सोवरेनिटी वॉज असर्टेड। दैट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, दैट कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। ठीक है, तो 1833 तक दे वर गिवन, देयर रूल वॉज एक्सटेंडेड। ठीक है, हमने अभी 1793 वाले में ही अभी करा था, है ना, तो ये भी ये हो गया। फिर इट एनहांस्ड द powers of the board of control, again generic statement है, this is not very important। it allowed Christian missionaries to promote moral and religious improvements in India, again this is also very important। then है mandated an annual investment of rupees 1 lakh in Indian education requiring separate accounts, again this is also very important। ठीक है, तो इसको हम लोग लर्न साथ में कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। कॉन्वेंट स्कूल्स के बारे में पता होगा आपको, है ना, कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, तो वैसे करके हम लोग लर्न कर लेते हैं इसको, कि क्रिश्चियन मिशनरीज यूजुअली रन कॉन्वेंट स्कूल्स, है ना, ये आपको पता ही होगा। तो 1813 को हमको लर्न करना है, एक तो कॉन्वेंट स्कूल्स लर्न करना है, उससे क्रिश्चियन मिशनरीज, और थर्ड क्या, सेकंड क्या लर्न करना है, 1 लाख रुपीज़ फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो कॉन्वेंट स्कूल में क्या पढ़ाई कराते हैं ना, एजुकेशन होता है, प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये 1 लाख से, ये 1813 के 1 से यू कैन लिंक 1 लाख, और 3 से वही 2 टाइम सी बनाया हुआ है, मतलब कॉन्वेंट स्कूल्स और क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, ऐसे लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस, कि 1813 वाले एक्ट में एक तो ₹1 लाख वाला आया था फॉर एजुकेशन और क्रिश्चियन मिशनरीज। नेक्स्ट चलते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम मिंटो। अच्छा हाँ, यहाँ पे लॉर्ड मिंटो थे, ये हमने लर्न नहीं किया ना अभी, हाँ, लॉर्ड मिंटो। सो अभी इसको लर्न करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, चाय एंड चाइना, है ना, तो आप लोग इसको उससे लिंक कर लो, मिंट, मिंटो, लॉर्ड मिंटो से मिंट टी, मिंट पता है ना, पुदीना को शायद बोलते हैं, है ना, मिंट,
आजकल न्यू टाइप्स के टी मिलते हैं, तो मिंट टी एक आप वैसे लर्न कर लो। ठीक है, so that is one memory connection for remembering the name of the Governor General. Next we'll move to the Charter Act of 1833. तो तब कौन थे गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज विलियम बेंटिक इन 1833, है ना। तो इसमें क्या हुआ था? ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, it marked the final step towards centralization in India, in British India, giving it an all India character. ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कब हुई थी? 1773 में, एंड सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कब हो गई थी? 1833 में। इसके बाद में थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, ये वाले पीरियड में सेंट्रलाइजेशन हुआ था, और इसके बाद में फ्रॉम मतलब जो बाकी के एक्ट्स है 1853 का जो चार्टर एक्ट था, वहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन वाज बिगन। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट मार्क्ड द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लीगलाइज्ड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, दस होल्डिंग टेरिटरीज इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स। ठीक है, तो हाँ, अभी आपको पता है कि 1813 में चाय और चाइना को कंटिन्यू किया था, है ना। तो 1833 में इवन ट्रेड विद चाइना एज वेल एज टी वॉज एंडेड। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका ट्रेडिंग जो मोनोपोली थी वो तो एंड करते जा रहे थे। दैट इज़ वाई इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था इनका काम, बाकी सारा मोनोपोली तो एंड करते जा रहे थे। 1813 में ही बोला था कि बस चाइना और चाय को रखेंगे, एंड इन 1833 इवन चाइना एंड चाय वॉज एंडेड। ठीक है, तो उसके बाद में इट बिकेम प्राइमरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एंड इट वॉज होल्डिंग टेरिटरीज इन ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी एंड हिज एयर्स एंड सक्सेसर्स। मतलब बस भरोसा था ऐसे करके। दिस इज़ अ फ्रेज विच दे यूज़ इन देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, बट हम लोग ऐसे एक मेमोरी एड जैसे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं इसको, कि बस अब चाइना सब सारा ट्रेडिंग तो उनका मोनोपोली एंड कर दिया, बस अब बस उनको ये भरोसा दे के करा था कि दे विल बी होल्डिंग टेरिटरी इन ऑन द बिहाफ ऑफ द मैजेस्टी किंग, जो उनका जो किंग है, ब्रिटेन के किंग है, उनके बिहाफ पे दे विल बी होल्डिंग द टेरिटरी। ठीक है, तो ऐसे लिंक करके यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस पोर्शन एज वेल। ठीक है, so even this point is quite important. Next है गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल केम टू बी नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द काउंसिल was known as the इंडिया काउंसिल. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वही हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया इसको, है ना। एंड मतलब ट्रेडिंग का उनका काम कम करना स्टार्ट कर दिया। दैट इज़ वाई नाम भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। गवर्नर जनरल केम टू बी नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ कुछ गलत लिखा है। हाँ, इसको गवर्नर जनरल, हाँ देयर इज दिस प्रॉब्लम हियर। ये और जो सेकंड पॉइंट है वही, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेम कर दिया था, है ना। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट्स दे आर कंबाइंड हियर। एक तो सबसे पहले गवर्नर जनरल को क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना स्टार्ट कर दिया उनको, है ना। एंड सेकेंडली द काउंसिल वॉज नोन एज द इंडिया काउंसिल। ठीक है, और कौन थे यहाँ पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? 1833 से, 1833 में मतलब 2 बार 3 आ रहा है,
सो इट इज़ वेरी अनलकी। ऐसे ही लर्न करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 33 मतलब वेरी अनलकी। तो इसमें क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। तो प्राइमरीली जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो और सेंट्रलाइजेशन वाज, दिस वाज आल्सो नोन एज द पीक ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया, गवर्नर जनरल का नाम भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें करने लग गए वो लोग, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एक्सट्रीमली अनलकी। तो इसको वैसे लर्न कर सकते हैं हम लोग। और विलियम बेंटिक हमको लर्न करना पड़ेगा। एक सेकेंड। तो विलियम बेंटिक को कैसे लर्न करेंगे हम लोग, सी दैट दिस विल बी इजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1833 वेरी अनलकी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो लर्न हो गया होगा आपको, है ना। विलियम बेंटिक को ऐसे लर्न कर लो, 1833 में जो डब्लू है, डब्लू 3 का ही उल्टा लगता है ना, और जो बेंटिक का बी है दैट ऑल्सो लुक्स लाइक 3 के सामने अगर ऐसे लाइन लगा लो तो बेंटिक बन जाए, बी बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न दिस। विलियम बेंटिक का जो डब्लू है वो भी 3 से डिराइव हुआ है, और बेंटिक का जो बी है वो भी 3 से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। सो ही वॉज फ्रॉम द गवर्नर, वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया, ठीक है। और बस ये इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, it transferred legislative powers from Bombay and Madras to the Governor General of India with the laws termed as acts, ठीक है। तो वही सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे थे, दैट इज़ वाई जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी बॉम्बे और मद्रास की वो भी लेके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेटिव पावर्स भी ले लिए गए, और इसको हम लोग उसी से लिंक कर सकते हैं कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे वो लोग, दैट इज़ वाई दिस वाज आल्सो डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू अमेंड और रिपील द लॉज इन ब्रिटिश इंडिया। तो जेनरिक्स है ये। देन क्या दिया, इट एस्टैब्लिश्ड द इंडियन लॉ कमीशन फॉर लीगल कोडिफिकेशन विच वॉज चेयर्ड बाय लॉर्ड मैकाउले। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैकाउले का आपको पता होगा, ही इज़ अ वेरी फेमस फिगर, ठीक है। तो ये प्राइमरीली एजुकेशन से भी रिलेटेड है, एंड ही वाज आल्सो अ लॉ कमीशन के एक मेंबर थे ये, ठीक है। ही वाज इन फैक्ट द चेयरपर्सन, ठीक है। तो लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर लॉर्ड मैकाउले इन 1833। तो इसको लर्न कैसे वही करेंगे हम लोग, मकाउले का जो एम है वो भी 3 से बना है ना, 3 को ऐसे टर्न करके, ठीक है। तो 1833 से यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बस यही इम्पोर्टेंट था इसमें। लॉर्ड मकाउले कब आए थे, 1833 में, है ना। एंड इंडियन लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1834 हुज चेयर वाज लॉर्ड मकाउले, ठीक है। और सिंस अ लॉट ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज बीइंग डन, दैट इज़ वाई जो गवर्नर जनरल थे उनके पास ऐसे अनलिमिटेड पावर्स देने लग गए कि आप अमेंडमेंट और रिपील ये सब कर सकते हैं इंडियन लॉज को, ठीक है। तो वी आर डन विद चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट वील मूव टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। तो देखो 1873 से 1833 तक अ लॉट ऑफ सेंट्रलाइजेशन वाज बीइंग डन, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर 1853 ऑन, फ्रॉम 1853 ऑनवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल वर सेपरेटेड,
ठीक है, इसमें पहले में क्या किया था, 1833 में क्या किया था, उनको ऐसे अनलिमिटेड पावर्स देने लग गए थे कि अमेंडमेंट भी कर सकते हो आप, रिपील भी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, है ना। व्हेयरएज़ यहाँ पे आके एक तो सेपरेशन ऑफ पावर्स वगैरह स्टार्ट कर दिया, है ना। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कब स्टार्ट हुआ था हमारे ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस हैड स्टार्टेड इन 1853। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, it introduced local representation in the Indian Legislative Council with 6 new legislative councillors, thus totaling to 12 members. So again this is also very important. Local representation सबसे पहले कब लाए थे, 1853 में। तो इसको हम लर्न कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सिंस 1857 में तो रिवोल्ट होने वाला था, है ना। सो दे गॉट सम इंक्लिंग्स ऑफ रिवोल्ट, मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया कि पीपल आर अनहैप्पी इन 1853। दैट इज़ वाई उन्होंने क्या करा, लोकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया तब भी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस वर अलाउड। ठीक है, हाउएवर जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था दे वर प्राइमरली वेरी मतलब इन जो बहुत ही वेल ऑफ इंडियंस थे उन्हीं को मिलता था, सो इट डिड नॉट मेक मच डिफरेंस। ठीक है, so 6 new legislative councillors were also added, है ना, and total number of members in Indian Legislative Council became 12। ठीक है, इसको हमने कैसे लर्न कर लिया कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था और 1853 में थोड़ा अंदाज़ा लगना शुरू हो गया था, देवर इंक्लिंग्स ऑफ रिवोल्ट, दैट इज़ वाई दे गेव लोकल रिप्रेजेंटेशन हियर। ठीक है, नेक्स्ट है, of the 6 new legislative members of Governor General's Council, 4 members were appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra। तो इसमें दिया है कि अच्छा, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल उनको इलेक्ट करने में, अपॉइंट करने में द लोकल गवर्नमेंट स्टार्टेड प्लेइंग अ रोल। ठीक है, तो आप वही देख रहे हो कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हैड बिगन, मतलब बस एक किसी में कंट्रोल रखना एंड कर दिया था, डिसेंट्रलाइजेशन। एक तो यहाँ पे भी दिख रहा है हमको कि सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी दिख रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में, दे वर अलाउड से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन क्या करा, इट रिड्यूस्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम 24 to 18 विद 6 नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़ा था कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल फंक्शंस। पिट्स इंडिया एक्ट में बना था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे दिया रहेगा ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया एक्ट में था, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, और इसके बाद हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में कब पढ़ा था, इन द 1793 वाला एक्ट, वेर इन दे वर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे उनको इंडियन रेवेन्यूज से पेमेंट कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट कब पढ़ रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, 1853 में, वेर देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और मैंने क्या बोला, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, किसी भी एक अथॉरिटी के अंडर कंट्रोल कम कर देंगे। ठीक है, तो ये कोई भी अथॉरिटी इसके अंडर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखेंगे, रादर अलग अलग जगहों पे कर देंगे। तो दैट इज़ वाई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको भी छोटा कर दिया, साइज वॉज रिड्यूस्ड। ठीक है, वैसे करके लर्न हो जाएगा ये भी आपको, है ना। कहाँ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द साइज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18। नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्लीमेंटेड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, दस अलाउइंग इंडियन पार्टिसिपेशन एंड द मकाउ क्या है, अच्छा देखो
सिस्टम फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट किया? 1853 में. हाउ एवर दिस वॉज यहाँ पे 1833 में ही इसको प्रपोज कर दिया था. हाउ एवर इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. proposed open competition for civil services, पर इसको this was not accepted. However, 20 years later जो ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट था उसमें इंडियन पार्टिसिपेशन वाज अलाउड इन 1853. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 1853 में प्राइमरीली ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया था. ठीक है. तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे? देखो, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो प्राइमरीली 1857 से स्टार्ट होती है. ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना. 1857 के रिवोल्ट से स्टार्ट होती है ना. एंड जो हम सारे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, वी रीड अबाउट दिस. तो सिविल सर्विसेज प्राइमरीली कब स्टार्ट हुआ फॉर इंडियंस? 1853 में, इसी से थोड़े से पहले. ठीक है. ऐसा कुछ भी मेमोरी कनेक्शन बना के यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दिस कि ओपन कंपटीशन सिस्टम स्टार्टेड इन 1853, मतलब 1854 वहीं पे. नेक्स्ट है वही लॉ मेंबर के बारे में दिया है. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वाला देख लेते हैं. इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स. ठीक है. तो इसमें क्या करा था? 1833 में द कंपनी रूल वॉज एक्सटेंडेड बाय अ डेफिनेट अमाउंट. उन्होंने बोला था कि 20 ईयर्स से हम लोग आपका मतलब 20 ईयर्स और कंपनी रूल बढ़ा रहे हैं, है ना. वेराज इन 1853 उनको पता चल गया कि अभी तो पता नहीं ख़त्म ही होने वाला है, तो उन्होंने इनडेफिनेटली बोल दिया कि हाँ आप ही लोग रूल करो. इनडेफिनेटली रूल करने को बोल दिया था. तो 1853 में बोल दिया कि इनडेफिनेटली. वेराज 1833 में उन्होंने दे हैड गिवन अ प्रॉपर टाइमलाइन कि 20 ईयर्स से हम लोग आपका बाय 20 ईयर्स योर रूल हैज़ बीन एक्सटेंडेड. ठीक है. तो यही हुआ था यहाँ पे. यहाँ पे जाके द रूल वॉज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. और फिर 1857 में मतलब 1858 में द कंपनी वॉज अबॉलिश्ड. ठीक है. तो ये एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल वही दिया है यहाँ पे. एंड it was allowed to retain possession of Indian territories on trust for the British Crown unlike the previous charters. ठीक है. तो ये आपको हो जाएगा कि 1857 पास में आने वाला था, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और डेफिनेट टाइमलाइन वाज नॉट गिवन हियर, whereas earlier acts में प्रॉपर टाइमलाइन वाज गिवन. ठीक है. उसके बाद में वील स्टार्ट विद द क्राउन रूल, है ना. तो अभी कंपनी रूल के वी हैव रेड ऑल द एक्ट्स, है ना. नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द क्राउन रूल. तो क्राउन रूल में सबसे पहले एक्ट क्या आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. तो इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कोलॉक्वली. मतलब कैजुअल नाम इसका वो भी है कि एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया. वेराज ऑफिशियल नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858. इस टाइम पे वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग. अच्छा, हमने यहाँ लर्न नहीं किया 1853 में कौन थे वॉइस रॉय? लॉर्ड डलहौजी. ठीक है. तो डलहौजी कैसे लर्न करेंगे? वैसे तो आपको पता ही होगा कि लॉर्ड डलहौजी हाँ, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो. वंस लॉर्ड डलहौजी केम इनटू पिक्चर, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह स्टार्ट कर दिया था. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के वजह से ही अ लॉट ऑफ किंगडम्स लाइक किंगडम्स नहीं, जो रीजनल रूलर्स थे झांसी में और अवध वगैरह में, दे लॉस्ट देयर टेरिटरीज, है ना.
तो दैट इज समथिंग विच वॉज अ रीजन फॉर द 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो आपको लर्न हो जाएगा कि 1857 रिवोल्ट के पास में कौन सा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है ना। और उसमें तभी लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द वन हु हैड ब्रॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच वॉज अ मेजर रीजन फॉर द 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो ये लिंक से आपको लर्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट है क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में हु वॉज द वाइस रॉय। देखो सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था पहले, ही वॉज रीनेम्ड एज द वाइस रॉय इन दिस एक्ट, है ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय बोलना स्टार्ट कर दिया था, ये यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। एंड लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट अपॉइंटी। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अबॉलिश्ड एंड पावर्स वर ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन, ये पता ही होगा आपको, है ना। और फिर फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बन गए थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, वाइस रॉय वाइस चीफ जैसे होते हैं, देखो वाइस रॉय ठीक है, तो ये ऐसे मैंने एक निमोनिक दिया है आपको, है ना। तो इससे वाइस चीफ जैसे हैं, तो चीफ से आप क्या लिंक कर सकते हो, कैनिंग का सी। ठीक है, तो वाइस रॉय इज लाइक द वाइस चीफ और चीफ के सी से यू कैन लिंक कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का सी। ठीक है, दिस इज जस्ट अ लर्निंग एड। नेक्स्ट क्या है, देयर वाज एन एंड टू डबल गवर्नमेंट, इट अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784-83 में, क्या एग्जैक्ट किया था, 1784 में। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट वाज एंडेड हियर, अबॉलिश्ड हियर। नेक्स्ट क्या है, न्यू ऑफिस, इट एस्टैब्लिश्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वाज a British cabinet member accountable to the parliament and created an advisory council of 15 members to assist the secretary. ठीक है, and this advisory council was chaired by the secretary of state. So again this is very important, जो the post of secretary of state in India came about in government of India Act 1858। ठीक है, तो ये लर्न कर लेंगे हम लोग क्या, 15 मेंबर काउंसिल भी एक बना दी थी, एडवाइजरी काउंसिल। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉडी, इट फॉर्म्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल केपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो एडवाइजरी काउंसिल था, इट वॉज केपेबल ऑफ सुइंग एज वेल एज बीइंग सूड इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड। ठीक है, सो दैट इज वाई इट वॉज नोन एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, तो जो एडवाइजरी काउंसिल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, which was known as the Secretary of State and Council, it was a corporate body since it was capable of suing as well as being sued in India as well as in England। ठीक है, तो ये वाला दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। सो तब भी वाइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग ओनली, है ना, वो तब से कंटिन्यू कर रहे थे। देन वाइस रॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। तो ये in 1862 3 members were nominated to the viceroy's council। first of all 3 मतलब Indians were nominated, तो सबसे पहले कौन थे, द राजा ऑफ बनारस, देन महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, सो अभी यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट में इंडियन मेंबर्स वर अपॉइंटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ
द वाइसरॉय। वेयर एज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन 1853 में ही दी गई थी, है ना। तो वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन इन 1853 इटसेल्फ, ठीक है। तो 12 मेंबर्स थे उनमें से, उसमें मतलब वही टोटल 12 मेंबर्स वर देयर हियर। वेराज यहाँ पे जो स्पेशली इंडियंस जो थे, दे वर नॉमिनेटेड इन 1862 by Lord Canning, and the 3 members who were nominated were Raja of Banaras, Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. Next क्या किया? They restored legislative powers of Bombay and Madras, thus initiating decentralization and granting provinces near autonomy by 1937. ठीक है, तो 1833 तक बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ, then 1853 onwards decentralization began, ठीक है। तो 1861 में भी further decentralization was done, and जो legislative powers ले ली गई थी बॉम्बे और मद्रास से, that was returned, ठीक है। तो 1833 में legislative powers were taken away, and 1861 में after 30 मतलब around 30 years legislative powers were restored for Bombay and Madras. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट एस्टैब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज वेल एज पंजाब, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दे गए बंगाल, NWFP और पंजाब में। नेक्स्ट, इट enabled the viceroy to issue ordinances which were valid for 6 months for emergencies without council's consent, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाज गिवन टू वाइसरॉय, और ये तो अभी भी होती है हम एंड इट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ्स अभी भी, है ना। तो आपको पता ही होगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, एंड इवन दे आर वैलिड ओनली फॉर 6 मंथ्स विदाउट द लेजिस्लेटिव, मतलब अपना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहते हैं अभी भी, है ना। तो वही दैट पावर केम अबाउट इन 1861। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? 1861, इसका जो 6 है दैट लुक्स लाइक ओ से ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ऐसे लर्न कर सकते हैं कि जो 6 है वो ओ जैसा दिख रहा है इसमें, है ना, तो उसको 1861 से लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम इन 1859, and the Indian Councils Act 1861 legally recognized और regularized this practice, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब आ गया था? 1859 में। पोर्टफोलियो वही होता है जो मिनिस्ट्रीज आजकल देते हैं ना, कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन होगा, है ना, होम मिनिस्टर कौन होगा, वही उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1859, एंड लीगल रिकग्निशन कब मिली थी? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में, ठीक है। तो इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे कि ये काउंसिल्स के बारे में एक्ट था, है ना। दैट इज़ वाई काउंसिल्स में सबसे पहले, एंड इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट, है ना। इससे पहले तो सारे चार्टर एक्ट्स वगैरह थे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है। तो काउंसिल्स एक्ट में काउंसिल मतलब वही लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन सब के बारे में है ये, एंड प्राइमरीली लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है ये, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था? वही पोर्टफोलियो सिस्टम वाज अपॉइंटेड। तो पोर्टफोलियो से क्या होगा? अच्छे से अगर मिनिस्ट्रीज डिवाइडेड होती हैं जैसे अभी भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, सो दैट मेक्स इट वेरी easy and meticulous, तो एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स वेरी easy and नाइस, मेटिकुलस हो जाता है, ठीक है। तो वही इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया था फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट इटसेल्फ में, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये जो वही मैंने बता दिया आपको, ये भी लर्न हो जाएगा आपको पोर्टफोलियो सिस्टम
फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मतलब फर्स्ट काउंसिल एक्ट में डाल दिया था इन्होंने, है ना, फर्स्ट टू इंश्योर ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है। जो गवर्नर जनरल, सॉरी, वाइसरॉय ऑफ इंडिया का वो था, एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें 3 इंडियन मेंबर्स वर नॉमिनेटेड। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। सो अगेन ये काउंसिल्स के बारे में थे ये एक्ट्स। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना वाइसरॉय का, उसके बारे में एक्ट था, दैट इज़ वाई इट वाज नेम्ड एज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो ये पहले वाला जो एक्ट है दैट वाज आल्सो रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। इसके टाइम पे 1892 वाले एक्ट के टाइम पे द वाइसरॉय वाज लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ था, इट इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन था इन द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट वाज इंक्रीज्ड while मेंटेनिंग एन ऑफिशियल मेजोरिटी। ठीक है। तो पहले पहले वाले एक्ट में क्या करा था, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसमें इंडियंस को ऐड कर दिया था, है ना। तो 3 इंडियंस वर एडेड। नेक्स्ट एक्ट में, जो नेक्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1892 का, उसमें द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल्स वर मेंबर्स वर इंक्रीज्ड। हाउएवर ऑफिशियल मेजोरिटी तो वो मेंटेन करेंगे, दे विल नॉट गिव मेजोरिटी टू द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है। दैट इज़ मतलब कॉमन सेंस है, वो लोग अपना एकदम से तो अपना पावर नहीं देंगे, है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। दैट इज़ वाई ऑफिशियल मेजोरिटी वॉज मेंटेन्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट एक्सपैंडेड द फंक्शंस। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गेन्ड पावर्स टू डिस्कस बजट्स एंड एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो ओनली दे कैन जस्ट डिस्कस द बजट एंड एड्रेस क्वेश्चंस, बाकी और कुछ पावर्स नहीं थे उनके पास में। जैसे अभी वी हैव नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास में। दे डिड नॉट हैव एनी सच पावर्स, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दे वर अलाउड टू डिस्कस द बजट एंड क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव को। ठीक है। तो कब हुआ ये स्टार्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 में डिस्कशन ऑफ द बजट वगैरह स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो ऐसे बस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड करे। सेकंड में जो मेन काम है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अभी भी मेन काम क्या है हमारे पार्लियामेंट वगैरह का, सबसे मेन सबसे ज़्यादा नाम कब आता है, बजट डिस्कशन में, है ना। तो वैसे आप लिंक कर लो कि जो बजट डिस्कशन है, जो मेन काम है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, किसी भी पार्लियामेंट्री बॉडी का, वो कब स्टार्ट हुआ, सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट से, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। ठीक है। सो यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि जो बजट का डिस्कशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो सेकेंड काउंसिल्स एक्ट, दैट इज़ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ
1892 से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है नॉमिनेशन प्रोसेस, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर नॉमिनेटेड, ठीक है। और क्या दिया है, सेंट्रल काउंसिल बाय द वाइसरॉय। अच्छा, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको कौन कौन लोग नॉमिनेट करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, दे वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय अपॉन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और जो प्रोविंशियल काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, दे वर नॉमिनेटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चेम्बर्स, ठीक है। तो प्राइमरली जो ये नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं ना, इवन इन द प्रोविंशियल काउंसिल, वो थोड़ा सा इलेक्शन जैसा साउंड करेगा आपको, हाउएवर द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट, ठीक है। नॉमिनेशन बोलते थे इसमें, और नॉमिनेशन कैसे करते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट? जो सेंट्रल काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, दे वर nominated by the viceroy on the recommendation of the provincial legislative councils as well as the Bengal chambers of commerce। तो इसको आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, उससे राज्यसभा के इलेक्शन से लिंक कर सकते हो। राज्यसभा के जो इलेक्शन है उसमें भी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब हमारे जो विधानसभा रहते हैं, दे आर द वंस हु इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। उससे बस लिंक करने के लिए मैंने बोला, मेमोरी कनेक्शन बनाने के लिए बोला है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर। नेक्स्ट जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के हैं, वो आप लोग जो विधान परिषद होता है ना हमारा, उससे आप लिंक कर सकते हो। कुछ कुछ स्टेट्स में ही होता है ये, है ना। एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन 6 स्टेट्स में ही है, एज फार एज आई रिमेंबर 6-7 स्टेट्स में ही है। उसमें कैसे होता है इलेक्शन, उसमें भी आपको पता होगा 1/12 इज फॉर सर्टन पर्सन, 1/3 विल बी डन बाय सर्टन पर्सन। तो वैसे ही सिमिलर केस एग्जिस्टेड हियर ऑल्सो। यहाँ पे द प्रोविंशियल काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, दे वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on advice of the district boards, municipalities, universities, trade associations, जमींदार्स एंड चेम्बर्स, ठीक है। तो ये मैंने बस आपको लर्न करने के लिए लिंकेजेस दिए हैं कि आप प्रेजेंट सिचुएशन से लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। सो प्राइमरीली ये जो नॉमिनेशन की बात हो रही है, दीज वर अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड इलेक्शंस, ठीक है। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एडमिट इट, उन्होंने कहीं पे भी इलेक्शन वर्ड नहीं मेंशन करा था। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम इलेक्शंस, दे हाइड द प्रोसेस इन द टर्म नॉमिनेशन ऑन रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये वर्ड ये फ्रेज यूज करते थे वो लोग टू रेफर टू इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट एक्ट पे जाते हैं हम लोग, Indian Councils Act of 1909. This was also known as the Morley-Minto reforms. अच्छा, यहाँ हाँ, we have not learned the name of the viceroy here. देखो वाइसरॉय का नाम क्या दिया है, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिंक करने के लिए एक आप निमोनिक बना सकते हो कि लॉर्ड लैंसडाउन हैंड्स डाउन स्टार्टेड, ठीक है। तो ऐसे ये लर्न करने के लिए मैंने एक निमोनिक सा बना दिया है, लॉर्ड्स लैंसडाउन हैंड्स डाउन स्टार्टेड गिविंग, ये दोनों राइमिंग है ना, ठीक है। तो ये राइमिंग है लैंसडाउन से। लॉर्ड लैंसडाउन हैंड्स डाउन स्टार्टेड गिविंग प्रॉपर ड्यूटीज एंड फंक्शंस टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि इन्हीं के अंडर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसको एक तो बजट डिस्कशन के पावर्स मिल गए, देन दे आर पावर्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे करके लर्न कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो ये मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, आपको पता ही होगा। एंड हियर द वाइसरॉय वाज लॉर्ड मिंटो टू।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मिंटो वन कब थे? 1833 में। चाय सॉरी, देखो 1833 में नहीं थे वो, ही वॉज द गवर्नर जनरल इन 1813। चाय और चाइना जब आया था तब हमने लर्न करा था मिंट टी के थ्रू, है ना। मिंट टी, लॉर्ड मिंटो वन 1813, चाय और चाइना। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो हमने W और 3 का लिंकेज इससे लर्न किया था। एंड अभी कौन है? लॉर्ड मिंटो टू वॉज इन 1909। ठीक है, ये आपको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स का तो पता ही होगा। एंड सो आई डू नॉट थिंक दैट यू रिक्वायर एनी लर्निंग कनेक्शन फॉर दिस। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कब आए? 1909 में, एंड दैट वाज व्हेन लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय। ठीक है, इस एक्ट में क्या किया था? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। ठीक है, एंड द ऑफिशियल मेजोरिटी हाउएवर वाज रिटेन्ड। नेक्स्ट क्या दिया है? वही ऑफिशियल मेजोरिटी तो यहाँ पे भी रिटेन करेंगे, दैट इज कॉमन सेंस कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को दे वोंट बी गिविंग अ मेजोरिटी। ठीक है, सिंस नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वो प्राइमरली लोकल इंडियन मेंबर्स थे, है ना। तो वही करा उन्होंने, ऑफिशियल मेजोरिटी वाज रिटेन्ड, हाउएवर द मेंबरशिप वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। सबसे पहले क्या हुआ था? 12 कब हो गए थे? Hmm, चलो ठीक है, बस आप इतना लर्न कर लो कि 60 मेंबर्स थे यहाँ पे। 12 शायद 1853 में थे मेंबर्स, तो उससे हम ज़्यादा लिंक नहीं करेंगे बिकॉज दैट वाज कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एंड दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, तो 12 मेंबर्स तब थे 1853 में, और अभी कितना है? 60 मेंबर्स है 1909 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोविंशियल काउंसिल्स। अच्छा, देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल था उसमें तो ऑफिशियल मेजोरिटी वाज रिटेन्ड, हाउएवर इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज अलाउड, दस मेंबरशिप आल्सो वेरीड इन वेरियस प्रोविंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया? डेलिब्रेटिव पावर्स। मेंबर्स कुड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड प्रपोज बजट वोटिंग वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। However, budget as a whole could still not be voted upon। ठीक है, तो जो पुराना हुआ है उसी पे दे विल बी बिल्डिंग अपॉन। तो पहले क्या बजट का डिस्कशन शुरू करा था 1892 में, वेराज जो थर्ड नेक्स्ट वाला थर्ड काउंसिल्स एक्ट है, दैट इज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इसमें वोटिंग वाज आल्सो स्टार्टेड। ठीक है, वोटिंग ऑन द बजट, हाउएवर पूरे बजट पे वोट करना अलाउड नहीं था, ओनली पोर्शंस ऑफ द बजट कुड बी वोटेड अपॉन। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड आल्सो बी आस्क्ड हियर। ठीक है, देन है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे वही जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड मिंटो के अंदर। ठीक है, तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के अंडर ही ये स्टार्ट हुआ था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम, एंड दैट इज वाई लॉर्ड मिंटो इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में होता क्या था? मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो वही कब स्टार्ट हुआ है? मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के अंडर। फिर क्या हुआ? रिप्रेजेंटेशन में फर्स्ट इंडियन, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was appointed to the Viceroy's Executive Council as a law member, and ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन टू प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशंस, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन टू वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि वाइसरॉयज लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें 1861 में ही मिल गया था रिप्रेजेंटेशन। These three people were appointed as the non-official members, whereas वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देखो दो होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ,
ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें अभी जाके मिला है 1909 में, वेराज लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब मिल गया था, 1861 में। ठीक है ना। और एक वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन थे, एसपीएस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे कर लो, एसपीएस, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा सुपर ह्यूमन टाइप थे, सुपर से लर्न कर लो आप लोग, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ही वॉज सुपर ह्यूमन टाइप थे, ऐसे लर्न करने के लिए यू कैन यूज दिस लिंकेज। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का एसपीएस से सुपर लिंक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बस इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, एक तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लर्न करना है, देन कम्युनल इलेक्टोरेट, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट वाला चीज़ लर्न करनी है फॉर 1909। और क्या लर्न करना है, लॉर्ड मिंटो का तो पता ही होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से हो जाएगा, एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाज प्राइमरली अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स ओनली। ठीक है, तो ये भी आपको, यू वोंट हैव टू लर्न दिस सेपरेटली, वो इसी से लिंक हो जाएगा आपका, है ना। और ये डेलिब्रेटिव पावर्स को इंक्रीज करा था, सो दे बिल्ट अप अपॉन दी प्रीवियस एक्ट्स, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में डिस्कशन पावर्स दिए थे, वेराज अभी क्या दे दिया था, वोटिंग पावर्स ऑन द बजट वर ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, और ये नंबर लर्न कर लेना कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज टू 60। ठीक है, तो 60 लर्न करने के लिए वही ऐसे आराम से हो जाएगा। 60 कैसे, 1909 है ना, 1909 का जो ये 09 है इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो 60 बन जाता है। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा 60। और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज अलाउड, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, कि इवन दो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी ही थी, बट प्रोविंशियल काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज अलाउड। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे लिंक कर लो कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे उसमें जो वो लोग थे वो सॉरी यहाँ पे बैठ के ऐसे मिंट मोहितो पी रहे हैं, ऐसे आप सोचिए, और वो ऐसे प्रोविंसेस को बोल रहे हैं कि जाओ तुम लोग अपने में तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी कर लो, दे वर सो अनबॉदर्ड, आराम से बैठ के ऐसे मिंट मोहितो पी रहे हैं, एंड दे टोल्ड द प्रोविंसेस के जाओ आप लोग अपना नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी भी रख लो, है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लर्न कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990। दिस केम आफ्टर, मतलब वही मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उसी के अंडर आता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। तो वाइसरॉय कौन थे, वही लॉर्ड केम्सफोर्ड, है ना। ये भी आई डोंट नॉट थिंक दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, ऐसे ही लर्न हो जाएगा। और इसमें मॉर्ले और मॉन्टेगू कौन है, दे वर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, ही वॉज द ऑफिशियल हु वॉज प्रेजेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में पढ़ा था, है ना। वही है ये लोग, मॉन्टेगू वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सिमिलरली मोरले वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग, हु वॉज द वाइसरॉय, लॉर्ड केम्सफोर्ड थे। दिस एक्ट केम इन टू अफेक्ट इन 1921। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था, हाँ ये बस बोलने की बात थी, उन्होंने बोला था कि दे वर ग्रेजुअली ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि सम फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब वही इलेक्शन वगैरह के, ऐसे बस बोल रहे थे कि हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं इंट्रोड्यूस करने का आपके कंट्री में, है ना।
लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या थे, दे रिप्लेस्ड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल विद अ वही अपर हाउस और लोअर हाउस। हाँ ठीक है, यहाँ पे देर सम मिसप्रिंट, बट वही करा इन्होंने। जो एक था पहले, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ही बॉडी थी, उसको दे डिवाइडेड इनटू टू बॉडीज, लाइक अभी भी जैसे होता है, अपर हाउस में और लोअर हाउस में डाल दिया था इनको, है ना। और मेजॉरिटी ऑफ देम वर इलेक्टेड डायरेक्टली। सिमिलरली फिर जो subjects थे, a form of diarchy was brought in, wherein the subjects were divided into reserved subjects and transferred subjects। ठीक है, तो इसमें वही क्या था, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इसमें काफ़ी मिसप्रिंट्स हैं इस वाले स्लाइड पे। ठीक है, तो एक तो सिस्टम ऑफ डायarchy वाज ब्रॉट इन, और नेक्स्ट द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड विद टू बॉडीज, दैट इज द अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको अभी क्या बोलते हैं हम लोग, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, ये पता ही होगा आपको, लोकसभा। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंस लिस्ट, 7th शेड्यूल में अभी आता है ना। तो ऐसे प्रेजेंट वाले से लर्न करके इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अभी ऐसा होता है, तब था रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 मेंबर्स वर इंक्लूडेड। पहले वाले एक्ट में ओनली 1 मेंबर वॉज इंक्लूडेड विच वॉज सुपर, दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अभी क्या किन किन को इंक्लूड कर लिया था, दे वर 3 मेंबर्स इंक्लूडेड इन द 3 इंडियन मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, एंड सर्टन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट। जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम था विच वॉज अर्लियर फॉर ओनली द मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम्स ने वो मोर्लिमेंटो रिफॉर्म्स में मांगा था सेपरेट इलेक्टोरेट। दिस सिस्टम वॉज एक्सटेंडेड टू अदर रिलीजन्स एज वेल, लाइक सिक्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो यूरोपियन, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे। ठीक है, and a High Commissioner for India was established in London, thus transferring certain functions from the Secretary of State of India। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था उस टाइम पे, मॉन्टेगू था, है ना। मॉन्टेगू वॉज द लॉर्ड मॉन्टेगू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बैक देन। उन्होंने अपने जो सर्टन फंक्शंस थे उनको किसको ट्रांसफ़र कर दिया, हाई कमिश्नर को, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, मॉन्टेगू। इसको ऐसे बोल दो कि जो मॉन्टेगू, ऐसे यू कैन इमेजिन अ सिचुएशन, मॉन्टेगू ऐसा बोल रहा है कि मेरी एज ज़्यादा हो गई है तो मेरे सर्टन फंक्शंस को आप हाई कमिश्नर को दे दो। ठीक है, ये बस लर्न करने के लिए एक मैंने मेमोरी का कनेक्शन बनाया है कि जो मॉन्टेगू था उसका एज ज़्यादा हो गया था, दैट इज़ वाई उसने बोला कि आप हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दो एक, और उसको सर्टन फंक्शंस दे दो। ठीक है, तो ऐसे लर्न हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है, सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड दस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज क्रिएटेड इन 1926। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए जो पीएससी था, अभी जो यूपीएससी बोलते हैं उसको, पब्लिक सर्विस कमीशन, कब कब इट वाज इनैक्टेड, ये मतलब अप्रूव कब कर दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1919 मतलब 19 ईयर्स की एज में हम लोग कॉलेज में होते हैं ना, कॉलेज में ही वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज। ठीक है, कि हम लोग अटेम्प्ट देंगे, ये सब करेंगे। ठीक है, तो उससे लर्न हो जाएगा 19 ईयर्स की एज में ही वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, और 19 को 1919 से लिंक कर लो, 19 ईयर्स की एज में वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यूपीएससी वगैरह। ठीक है, वैसे लिंक करके लर्न कर सकते हो कि पीएससी कब बना था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। ठीक है, और इसमें बाकी क्या लर्न, बस यही था। आई डू नॉट थिंक दैट एनीथिंग एल्स नीड्स टू बी रिमेंबर्ड।
ठीक है. So we'll move on to the next one. है साइमन कमीशन ऑफ 1927. एक सेकेंड, साइमन कमीशन देखने से पहले वी जस्ट लुक एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 वंस मोर. इसमें दो तीन पॉइंट्स थे विच वी नीड टू फोकस अपॉन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स था उस पर हम ध्यान देते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अंडर द डेवोल्यूशन रूल्स, thus enabling authority delegation from the center to the provinces. ठीक है, तो वही सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में पहले ही डिवाइड करना शुरू कर दिया था. यू कैन लिंक दिस टू प्रेजेंट डे. वो होता है ना यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में होता है ना, उससे हम लोग इसको लिंक कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में इट वाज डिवाइडेड एंड डेवोल्यूशन वाज बिगन. देयरफॉर प्रोविंसेस वर गिवन सर्टेन ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन लॉज एंड इंश्योर गुड एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, उसके बाद में एक तो ये वाला क्लासिफिकेशन हुआ, एक फिर दूसरा हुआ डायरकी वाज ब्रॉट एट द प्रोविंशियल लेवल. ठीक है, तो डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे कौन से एक्ट में आया था? 1919 में. ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देखो 1919 में डायरकी वाज ब्रॉट एट द प्रोविंशियल लेवल, whereas 1935 में डायरकी वाज ब्रॉट एट द सेंट्रल लेवल. और 1935 में पूरा सेंट्रल. ठीक है, तो डायरकी होता क्या है? इट इज़ बेसिकली अ डुअल गवर्नेंस स्कीम. तो उसमें वही होता है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के में द इंटायर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड. ठीक है, तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स आर दोज विच आर गवर्न्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस. ठीक है, एंड उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो उस पे उन सब्जेक्ट्स पे गवर्नेंस करेंगे. ठीक है, सो दे आर नॉट accountable to the legislative council for these subjects, whereas transferred subjects में क्या होता है? they were managed primarily by the legislative council. ठीक है, तो डायरकी में ऐसे कर दिया था कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनको रिजर्व्ड में डाल देते थे, और जो ब्रिटिशर्स का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था और गवर्नर जनरल होता था, जो या गवर्नर होता था किसी प्रोविंस का, ही यूज्ड टू मतलब एग्जीक्यूटिव डिसीजन, डिक्टेटोरियल टाइप गवर्नेंस होता था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में. ठीक है, वेराज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को देते थे कि आप कर लो इस पे. तो जो थोड़ा वेलफेयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे ना, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब, इन सब को वो लोग ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में दे देते थे कि आप लोग कर लो ये खुद ही. और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हो रहेंगे रेवेन्यू से रिलेटेड है ना, वो उन्होंने अपने पास रखे थे कि दे यूनिलेटरली मेक द लॉज ऑन दोज. ठीक है, सो डायरकी इन प्रोविंसेस कब आया? 1919 में, और उससे बाद में एट सेंट्रल लेवल में 1935 में आया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, एक सेकेंड एक चीज़ चेक करने दो. हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये कौन सा वाला है? ये सेकेंड वाला है. फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था? 1858 में. ठीक है, फिर सेकेंड वाला ये है 1919 वाला है, और थर्ड वन विल कम इन 1935. ठीक है, तो इससे भी पहले एक आया था 1858 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, उसके बाद 1919 में आया, एंड अभी फिर 1935 में आएगा. ठीक है, तो इसमें आप बस ये ध्यान से रखना, याद रखना कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी हो गया था 1919 में, और along with that diarchy was also introduced at the provincial level. ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? सब्जेक्ट्स में डिवीजन हो गया था ना, तो आपको 1919 से सब्जेक्ट्स को लिंक करना पड़ेगा. 1919 एंड सब्जेक्ट्स.
ठीक है, तो हमने 19 को कैसे लर्न करा था कि 19 में हम लोग वी आर जनरली इन कॉलेज, व्हेन वी आर 19 ईयर्स ओल्ड तब हम कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में देयर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स विच वी नीड टू स्टडी। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो कि 1919 में एक तो वही सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे और फिर रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में डिवीजन कर दिया गया। ठीक है, वैसे यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर। उसके अलावा दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे है। इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, दस अलाउइंग द प्रोविंसेस टू इनैक्ट देयर ओन बजट्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट, तो ये इससे रिलेटेड है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स से थोड़ा सा रिलेटेड है, बिकॉज या एक तो उन्होंने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था, सेकेंडली they also separated the provincial budget from the central budget। ठीक है, therefore allowing the provinces to enact their own budgets। ठीक है, सब्जेक्ट्स के साथ साथ बजट्स को भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। देन क्या है, चेंबर ऑफ प्रोविंसेस, तो ये बजट वाला कैन बी लिंक्ड टू द सब्जेक्ट फंड, सो दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, next we'll look at chamber of princes। So it proposed the establishment of a chamber of princes, उसको नरेंद्र मंडल कहते थे, which was formed in 1921 with 120 members, which were the princes and representatives, thus promoting discussion on shared interests। ठीक है, तो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके लिए एक चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना दिया, ताकि उन सब के बीच में डिस्कशन हो सके, एंड बस ऐसे ही। ठीक है, डिस्कशन और शेयर्ड इंटरेस्ट्स के लिए प्रिंसली स्टेट्स का एक चेंबर बना दिया था उन लोगों ने। ठीक है, तो ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1921 एंड 120 मेंबर्स थे इसमें, 120 प्रिंसेस या प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे इसमें। ठीक है, एंड हाउ विल यू लर्न द ईयर, 1919 के एक्ट में आया है, सो अगेन इसको वैसे ही 19 से लिंक कर लेंगे। 19 ईयर्स की एज पे जो भी रॉयल पर्सन होता है उसको ही प्रिंस बोलते हैं ना, वेराज अगर थोड़ा इससे बड़ी एज का हो, 21 22 का हो, तो वो किंग बन जाता है। ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ भी लर्न करने के लिए मेमोरी कनेक्शन दिया है आपको, कि 19 ईयर्स की एज पे प्रिंस होता है, वेराज उससे बड़ा किंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इससे प्रिंस से आपको वो चेंबर ऑफ प्रिंसेस याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक और, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर रिव्यू। सो बेसिकली the Government of India Act 1919 had mandated a statutory commission to assess its effectiveness after 10 years। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है, उसका इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर द पीपल और नॉट, उसके लिए एक और एक्ट लाए थे आफ्टरवर्ड्स, एक्ट नहीं लाए थे, अब उसके लिए देयर वाज अ कमीशन विच वाज ब्रॉट, स्टैट्यूटरी कमीशन विच वाज ब्रॉट अबाउट आफ्टर 10 years। ठीक है, तो उसका बस ये काम था रिव्यू करना कि सही चल रहा है कि नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो ये क्या, स्टैट्यूटरी कमीशन उन्होंने दे आर मैंडेटेड दैट अ स्टैट्यूटरी कमीशन विल कम इन टू बीइंग। ठीक है, सो afterwards the Simon Commission which had come in 1927, that was basically the statutory commission which was mandated by Government of India Act 1919। ठीक है, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो गया। इसके बाद में वी लुक एट द साइमन कमीशन विच वाज बेसिकली मैंडेटेड इन द, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये मैंडेटेड था इसका। ठीक है, तो एग्जैक्ट 10 years भी नहीं हुए, 8 years बाद ही ये आ गया था। सो इसमें क्या हुआ था, कॉम्पोजिशन क्या है इसका, इट वॉज अ 7-member स्टैट्यूटरी कमीशन led by Sir John Simon, appointed by the British government, and it was composed entirely of British members। ठीक है, एंड क्या काम था इनका, वही 1919 का जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसको रिव्यू करने का काम था, एंड
key proposal, see the final report was submitted by it in 1930. और की proposals क्या दिए थे इन लोगों ने, इन्होंने they had suggested the abolishment of diarchy. Secondly, they had proposed the expansion of responsible government in the provinces. ठीक है. थर्ड क्या किया था, they had proposed creation of a federation of British India and princely states. And they had also recommended the maintenance of a communal electorate. ठीक है. तो साइमन कमीशन को ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट दिस वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस. ठीक है. जो हमारे नेशनल लीडर्स थे दे हैड बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन प्राइमरली बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन. देयर वर नो इंडियंस विच वर अपॉइंटेड इन दिस. ठीक है. तो हमारे नेशनल लीडर्स दे हैड बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन. ठीक है. और इसमें बस यही आप देखना कि जो भी प्रपोजल्स दिए हैं साइमन कमीशन में दे वर लेटर ऑन इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. इनफैक्ट जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला जो उनका प्रपोजल था दैट वाज इमीडिएटली इंक्लूडेड इन द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932. ठीक है. और जो बाकी के हैं कि अबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी, तो 1935 का वंस यू रीड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यू विल सी दैट डायरकी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस और बस सेंट्रल लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था. ठीक है. सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज आल्सो एक्सपैंडेड बाय द जीओआई एक्ट ऑफ 1935 और फेडरेशन भी क्रिएट करने का इट वाज recommended. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन was also created. However, the princely states had opposed the move. That is why फेडरेशन बन नहीं पाया था. बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में there is a provision which had proposed the formation of an all India federation. ठीक है. तो सारे जो इनके recommendations थे they were included in the government of India Act 1935 and also in the communal award of 1932. ठीक है. तो इसमें बस यू हैव टू रिमेंबर दिस के हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन. इट वाज सर जॉन साइमन. ठीक है. एंड दिस वाज प्राइमरली अ 7 member कमीशन, 7 member स्टैट्यूटरी कमीशन. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कम्युनल अवार्ड क्या है. देखो साइमन है और वही 7 लर्न करने के लिए साइमन और 7 आर राइमिंग वर्ड्स. ठीक है. तो वैसे ही लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट कम्युनल अवार्ड वाज प्रपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, टू ensure minority representation, separate electorates for Muslims, Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans were extended to the depressed classes as well. ठीक है. तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स यू माइट हैव अब मतलब अभी पढ़ा था हमने कि कब स्टार्ट हुआ था ये 1909 में. 1909 में द फर्स्ट सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द मुस्लिम्स. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स इन 1919 द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू ये सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो यूरोपियंस एट्सेट्रा. आफ्टर दैट 1932 में कम्युनल अवार्ड के अंडर इट वाज मतलब ट्राई किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब कि जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी ये सब रहते हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे. हाउएवर गांधी जी हैड अपोज्ड दिस मूव, है ना. और उन्होंने ही signed the पूना पैक्ट ऑल्सो. ठीक है. तो महात्मा गांधी अपोज्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस लीडिंग टू अ फास्ट इन येरवाड़ा जेल. ठीक है. येरवाड़ा जेल में ही हैड फास्टेड. उसके बाद में द पूना पैक्ट केम इनटू बीइंग. इट वाज बेसिकली एन अग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर and thus they instead of bringing in separate electorate system they instead decided to go for reservation. ठीक है. reservation for the depressed classes. ठीक है. तो उन्होंने separate electorates का मांग दे लेफ्ट
and instead introduced the principle of reservation of seats. ठीक है, तो they reserved the Hindu joint electorate and reserved seats for the depressed classes, that is the scheduled castes. ठीक है, next we look at the Government of India Act 1935. This is considered to be one of the most influential act when it comes to the Constitution of India. So it Constitution of India है ना, वो primarily it has been derived from the Government of India Act 1935. ठीक है, इसमें you have to remember कि वाइसरॉय कौन थे. It was Lord Wellington. This is very important. इनको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, विलिंगडन. तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने क्या बोला आपको कि बहुत सारा पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना. तो आप इससे विलिंग से आप कर लो कि आर ड्राफ्टिंग कमेटी was willing to adopt a major portion of the GOI Act 1935. ठीक है, in the Constitution of India. ठीक है, तो इससे लर्न हो जाएगा कि दिस इज जस्ट अ मेमोरी कनेक्शन, निमोनिक टाइप है कि जो ड्राफ्टिंग कमिटी है इट वाज विलिंग टू अडॉप्ट अ मेजर पोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो विलिंग से विलिंगडन लर्न हो जाएगा आपको, सॉरी, है ना. विलिंग से ये विलिंगडन लर्न कर सकते हैं हम लोग, एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर कि लॉर्ड विलिंगडन वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का इनैक्टमेंट. ठीक है, इसका वी लुक एट द मेजर प्रोविजंस हियर. It aimed to establish an all India federation with provinces and princely states, but it failed due to non participation from the princely states. ठीक है, तो वही दिया है. इवन द साइमन कमीशन हैड proposed this. उन्होंने they had recommended कि a federation should be established, and वही करा इन्होंने. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैड proposed the formation of an all India federation. However, it was not वो नहीं हो पाया. दिस वॉज नॉट फाइनली established because princely states did not agree to it. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावर्स वर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट्स. तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, whereas the residuary powers were assigned to the viceroy of India. ठीक है, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले किस में डिवाइड किया था सब्जेक्ट्स के अंडर, इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. उसमें द सब्जेक्ट्स क्या क्या क्लासिफिकेशन थी, एक थी सेंट्रल था और एक प्रोविंशियल था. वेराज अभी क्या 3 हो गए हैं, इसमें क्या हो गए, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट. कॉन्करेंट में जिसमें दोनों, बोथ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट कैन मेक रूल्स ओवर इट. ठीक है, तो ये करा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. नेक्स्ट क्या है, इट इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड डायआर्की एट द सेंटर. ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या होता था, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स वर फॉर्म्ड इन 1937 बट दे वर लेटर सस्पेंडेड इन 1939 बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2. ठीक है,
तो वही दिया, ये साइमन कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन प्रोविंसेस, एंड दैट इज़ व्हाट दे डिड इन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. दे इंट्रोड्यूस्ड ऑटोनॉमस गवर्नमेंट्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट है, इट इस्टेब्लिश्ड बाई कैमरलिज्म इन 6 प्रोविंसेस. तो कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस. ठीक है. बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपको पता ही होगा, द वंस विच हैव बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. तो हमारे इंडिया मतलब अभी प्रेजेंटली हाउ मेनी states have bicameral legislature? There are 7 states which have bicameral legislature right now. ठीक है. तो उससे लिंक करके दिस विल बी इजियर टू रिमेंबर. अभी कितने हैं? 7 स्टेट्स के पास में है, मतलब कि बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं उनके पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, पहले साउथ इंडिया में देख लेते हैं किस किस के पास में. साउथ इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट कर्नाटका. ठीक है. तो मद्रास में मतलब अभी मद्रास मतलब प्रेजेंट डे तमिलनाडु, तो वहाँ पे नहीं है, बट कर्नाटका में है. फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी है. ठीक है. तो साउथ से ये 3 ही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका. ठीक है. उसके अलावा जैसे यहाँ पे बॉम्बे था, तो अभी प्रेजेंट डे महाराष्ट्र ऑल्सो हैज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बिहार है, और अभी भी बिहार में भी है. ठीक है. देन वी हैव यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस है, और अभी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश ऑल्सो हैज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. ठीक है. तो वही हो गया 1 2. कुछ बच गया है क्या? हाँ. ठीक है. ये 7 है, सॉरी 6 हैं अभी. पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास भी था, अभी देर आर ओनली 6 स्टेट्स विच हैव दिस. तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लो, ओनली 6 स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर राइट नाउ. ठीक है. पहले जम्मू कश्मीर के पास में भी था. अभी कहाँ का है? साउथ इंडिया में देश कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बाकियों के सारों के रिपीट हुए हैं. जैसे पहले बॉम्बे में था, तो अभी महाराष्ट्र के पास में है. बंगाल के पास में नहीं है. बिहार में था, बिहार में अभी भी है. यूपी में था, और अभी भी यूपी में है. तो तब भी 6 प्रोविंसेस में था, और अभी भी 6 स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स. ठीक है. उसके अलावा तब बंगाल, मद्रास और असम में भी था, वो वहाँ अभी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबरर्स. ठीक है. नेक्स्ट दिया है वही डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबरर्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. देन वी हैड एक्सटेंडेड, it also extended franchisee to 14% of the Indian population. ठीक है. and created the Reserve Bank of India. So this is very important. RBI was formed under the government of India Act 1935. and apart from that franchisee जो है adult यूनिवर्सल तो नहीं थी, only 14% of the population had the right to vote. फ्रेंचाइजी मतलब वही राइट टू वोट. ठीक है. तो 14 को हम वही 19 से 1935 में 19 लुक्स लाइक 14 थोड़ा सा है ना, तो उससे पता चल जाएगा कि 1930s में ओनली 14% हैड राइट टू वोट. नेक्स्ट है, इट एस्टैब्लिश्ड Federal and Provincial Service Commissions and a Federal Court in 1937. So again this is very important.
पब्लिक सर्विस कमीशंस जो होते हैं पीएससी, वो कब बनना स्टार्ट हुए थे? 1919 में। हमने पढ़ा था ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में स्टार्ट इन व्हेन वी आर 19 ईयर्स ओल्ड, है ना? तो तब बन गया था पब्लिक सर्विस कमीशन। हाउएवर इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस वर फॉर्म्ड। पहले बस एक पब्लिक सर्विस कमीशन था, अभी दो। एक तो जैसे हमारे अभी होता है यूपीएससी होता है, एंड देन वी हैव द स्टेट पीएससीज, तो वही यहाँ से डिराइव हुआ है। एंड अ फेडरल कोर्ट वाज आल्सो फॉर्म्ड इन 1937। सो देखो, सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा इन वाया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, उसके बाद में अ फेडरल कोर्ट वाज फॉर्म्ड इन 1937 ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको आप वही फेडरेशन से कनेक्ट करके कर लीजिए कि फेडरेशन भी जीओआई एक्ट ऑफ 1935 में लाने की कोशिश करी थी, एंड सिमिलरली अ फेडरल कोर्ट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस। ठीक है, नेक्स्ट है बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड टू न्यू प्रोविंसेस दैट इज वन ऑफ ओडिशा एंड सिंध वर क्रिएटेड। ठीक ठीक है, तो वो तो हो जाएगा लोन ओडिशा हमारा ईस्टर्न इंडिया में क्रिएट किया था, और सिंध वॉज इन वेस्टर्न पार्ट, अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में आता है। ठीक है, और बर्मा वॉज ऑल्सो सेपरेटेड। देन इट इंट्रोड्यूस्ड सेफ गार्ड्स फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, तो कुछ सेफ गार्ड्स, दिस इज अ जेनरिक पॉइंट, और दे एस्टैब्लिश्ड अ फेडरल रेलवे अथॉरिटी एंड एन ऑडिटर जनरल वाज आल्सो अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल ओवरसाइट। ठीक है, तो जो प्रेजेंट डे सीएजी का जो पोजीशन है, दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और क्या है, फेडरल रेलवे अथॉरिटी वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। दिस वाज द फाइनल एक्ट, है ना? आफ्टर दिस वी गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? हु वाज द वाइसरॉय? इट वाज लॉर्ड माउंटबैटन। सो this is a very commonly known name, so I do not think that you will require any learning aid to remember this. ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबैटन was the one who uh, was the viceroy when we received independence. ठीक है, पार्टीशन प्लान वहाँ इन्होंने प्रेजेंट किया था। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय लॉर्ड माउंटबैटन ऑन June 3, 1947, and it was accepted by the Congress and Muslim League, leading to India's independence on August 15, 1947। ठीक है, तो पार्टीशन प्लान किसने? वही लॉर्ड माउंटबैटन ने करा था प्रेजेंट, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन June 3, 1947। तो मतलब जून में पार्टीशन प्लान किया, और जून, जुलाई, अगस्त, 2 months 12 days later we got independence। ठीक है, तो ये आप याद रखना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। June 3 was the date when the partition plan was presented। उसके बाद में dominions were established। It created two independent dominions, one was that of India and the other one was Pakistan, and they had the right to exit this thing, British Commonwealth। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बना दिए, वन ऑफ इंडिया एंड दैट द अदर वन ऑफ पाकिस्तान, एंड दे हैड द राइट टू एग्जिट द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्या किया था? गवर्नेंस चेंजेस करे थे कुछ। दे अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड इंट्रोड्यूस्ड अ गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन। ठीक है, तो हर डोमिनियन के लिए, पाकिस्तान एंड इंडिया के लिए, देयर वाज अ गवर्नर जनरल। Constituent assemblies empowered to create constitutions and repeal the British laws, and this was included in the Independence Act। तो Independence Act में constituent assemblies were empowered to create the constitutions। Thirdly,
सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग था. Appointment and reservation by the Secretary of State was ceased. However, the pre-1947 appointees, civil service appointees, retained their benefits. ठीक है. So earlier the Secretary of State had the powers to appoint the civil servants. ठीक है, तो वो सब हटा दिया. और reservations भी था उनके लिए, Britishers के लिए, that was also removed. And later on, after 26 January 1950, the President of India started appointing the civil servants. ठीक है. फिर क्या है, लीडरशिप. लॉर्ड माउंटबैटन बिकेम, इसलिए उसको गेजेटेड सर्विसेज बोलते हैं. हमारे जो सिविल सर्विसेज आर गेजेटेड सर्विसेज बिकॉज दे अपॉइंटमेंट इज डन वाया अ गजेट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसलिए गेजेटेड सर्विसेज बोलते हैं. पहले वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे अपॉइंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाइस रॉय नहीं करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते थे अपॉइंट पहले. ठीक है. फिर लीडरशिप क्या है, लॉर्ड माउंटबैटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या किया था असली में, टू डोमिनियंस वर एस्टैब्लिश्ड, है ना, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. टू डोमिनियंस, वन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, वर एस्टैब्लिश्ड. ठीक है. तो उन डोमिनियंस, दीज डोमिनियंस वर लेड बाय गवर्नर जनरल्स. ठीक है. तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब इंडिया का जो डोमिनियन था उसका गवर्नर जनरल कौन था, इट वाज लॉर्ड माउंटबैटन हिमसेल्फ. ठीक है. वेयर एज पाकिस्तान का, एज फार एज आई नो, देयर फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज, वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक कौन थे. हाँ, वो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, उन्होंने खुद ही रख लिया था अपना वो पोस्ट. वेराज इंडिया में लॉर्ड माउंटबैटन वाज मेड द गवर्नर जनरल, वेराज इन पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. तो ये भी ये रखना, याद रखना आप लोग. This is important कि Lord Mountbatten was the first Governor General. Now we look at the first cabinet of the independence. ठीक है. So we need to remember the portfolios because this is very commonly asked in various examinations. ठीक है. तो सबसे पहले देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू. So जवाहरलाल नेहरू was the prime minister, ये पता ही है सबको, है ना. Secondly, he also held the portfolios of External Affairs Minister, Commonwealth Relations and Scientific Research. ठीक है. तो ये आराम से लर्न हो जाएगा. जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेनर्स से रिलेटेड कोई भी पोर्टफोलियो था, दैट वाज हेल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. इन एडिशन टू दैट ही ऑल्सो हेल्ड द साइंटिफिक रिसर्च वाला पोर्टफोलियो. सो यू माइट बी नोइंग कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से नहीं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी एक वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ दैट वी शुड सीक टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. ठीक है. तो ये वाला जो आइडिया है, दिस वाज प्राइमरली promoted by Jawaharlal Nehru. He was a great proponent of this idea कि scientific temper increase करना चाहिए, because इंडिया में पहले देयर वाज अ लॉट ऑफ सुपरस्टिशन और ये सब काफ़ी ज़्यादा होता था. सो ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द फैक्ट कि साइंस को मतलब सपोर्ट करना चाहिए. सो दैट इज़ वाई ही वाज मेड, ही हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. ठीक है. वैसे लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ होम, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स. तो ये आराम से लर्न हो जाएगा. सी वी नो दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल was the one who was he was the one who had unified the entire country, है ना. उन्होंने सारे प्रिंसली स्टेट्स को he had integrated them into the country, है ना. तो उनको स्टेट्स का पोर्टफोलियो दे दिया गया था.
है ना। स्टेट्स और वो प्रिंसली स्टेट्स को आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं, है ना। देन होम का भी पोर्टफोलियो उनको ही दिया था बिकॉज ही वॉज द वन हु इंटीग्रेटेड द इंटायर कंट्री, है ना। फिर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी उनको ही दिया था। तो ऐसे लर्न कर लो कि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को जाके काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी कि इंडिया में आने से क्या क्या फ़ायदा है, एंड दैट इज़ वाई दे गॉट इंटीग्रेटेड इनटू आवर कंट्री। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर सकते हो। थर्ड क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो यू माइट बी नोइंग दैट ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैसे लिंक करके लर्न कर लो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट कोई पोर्टफोलियो दिया गया होगा। सो इट वॉज फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना, तो तब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए सिंस ही आफ्टरवर्ड्स बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, देयरफॉर उनको पहले भी काफ़ी अच्छे पोर्टफोलियोज मिले थे फूड और एग्रीकल्चर का। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं वो उनको ही दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ही वॉज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे। आपने वो मदरसा सुना होगा ना कि मदरसा में जो मौलाना होते हैं दे आर द वंस हु टीच स्मॉल किड्स, है ना। तो वैसे कुछ भी लिंक करके कर लो कि मदरसाज में एजुकेशन भी मौलाना लोग ही देते हैं ना। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथाई। सो ही वॉज कंट्रोलिंग द पोर्टफोलियो फॉर रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन अ सीन वेयर इन कोई ट्रेन में कोई वेंडर सर्व कर रहा है, स्वीट्स बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है ना। तो मिठाई से वही मथाई से यू कैन लिंक रेलवेज और ट्रांसपोर्ट। ऐसे कोई ट्रेन में मिठाई बेच रहा है कोई वेंडर, तो वैसे लिंक करके यू कैन लर्न दिस वन। नेक्स्ट है आर के शनमुगम शेट्टी। आर के शनमुगम शेट्टी वॉज गिवन द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इनको कैसे लर्न करेंगे हम लोग। आर के शनमुगम शेट्टी, तो इनको उससे लर्न कर लो। एक कोई वो है ना एक्टर है सुनील शेट्टी, ही इज क्वाइट रिच, वेरी रिच। ठीक है, तो शेट्टी से रिच हो जाएगा और रिच से फाइनेंस यू कैन लिंक। ठीक है, वैसे करके लर्न कर सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तो यू माइट बी नोइंग ही वॉज इन चार्ज फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ लॉ। ठीक है, ही वॉज अ वेरी फेमस लॉयर ऑल्सो, है ना। तो ये वैसे ही लर्न हो जाएगा इनका। देन जगजीवन राम। जगजीवन राम हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ लेबर। तो इनको कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए मैंने एक निमोनिक सा बनाया था कि जो इंटायर पूरा जो जग है, जग मतलब वर्ल्ड है, उसका जो लाइफ है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द लेबर क्लास। ठीक है, मार्क्स ने भी ऐसे ही कुछ बोला था कि जो लेबर क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में, है ना। सो इंटायर जग, जग मतलब वर्ल्ड का जो जीवन है, लाइफ है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द लेबर क्लास। ठीक है, तो जग जीवन राम से लेबर लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह who held the portfolio of defense. So again this is very simple। बलदेव, बल मतलब फोर्स, तो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड था उनका पोर्टफोलियो। ठीक है, वैसे ही लर्न हो जाएगा। या फिर बलवान से भी लिंक कर सकते हैं, बलवान इज करेजियस। ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं। फिर है राजकुमारी अमृत कौर हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ। तो अमृत, अमृत मतलब अमृत पता ही होगा, है ना, पायस वाटर, होली वाटर को बोलते हैं अमृत, एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो वही राजकुमारी अमृत कौर हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट है सी एच बाबा। सी एच बाबा हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो बेसिकली जो सी एच बाबा थे ही वॉज अ पारसी बिजनेसमैन, है ना, एंड दैट इज़ वाई he was given the portfolio of commerce because he was related to this field। ठीक है, उसके बाद रफ़ी अहमद किदवाई, he held the portfolio for communication। ठीक है, किदवाई, तो इनको लर्न करने के लिए ऐसे कर लो कि जैसे इमेजिन, मतलब ऐसे कुछ भी इमेजिन करो कि कोई
फ़ोन पे बात कर रहा है ना? तो फ़ोन पे हम क्या पूछते हैं कि किधर हैं आप? किधर? किधर से किदवई, ठीक है? वैसे करके लिंक करके यू कैन लर्न दिस। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। तो इनको कैसे लर्न करेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। इंडस्ट्रीज में आपको पता है कि 9 to 5 जॉब्स होती हैं आजकल, है ना? तो मतलब शाम को ही अ पर्सन कैन कम बैक फ्रॉम होम, ठीक है? तो शाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज से शाम को ही काम करके वापस आते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है? सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न दिस वन। So that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.